हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी या डीएसएसबी हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, प्रिय प्रवास के रचयिता द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कहने जाने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा 1914 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। दोस्तों, प्रिय प्रवास को पहले वज्रांगना विलाप के नाम से भी जाना जाता था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनामिका, गीतिका, दीपशिखा, परमिल। दोस्तों, अनामिका, गीतिका, परमिल तीनों ही निराला जी की रचना है, परंतु दीपशिखा महादेवी वर्मा द्वारा रचित 1942 ईस्वी में रचित काव्य संग्रह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ललित ललाम किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं रत्नाकर, पद्माकर, देव साहब, रतिराम। दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है। ललित ललाम रचना है, जो यही ऑप्शंस है, शायद यही मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। इसके रचनाकार हैं मतीराम। मतीराम जी हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में से कौन सा काव्य ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं मिलन, भारत भारती, स्वप्न पथिक। दोस्तों, इसमें मिलन, स्वप्न पथिक राम नरेश के रचना है, मगर भारत भारती रचना जो है यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 1912 ईस्वी में रचित एक रचना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं रामचंद्रिका, भारत भूषण, भाषा भूषण, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण रीतकाल कवि, जो मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि हैं, महाराज जसवंत सिंह की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह केशव दास की रचना नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र किसका काव्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। दोस्तों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1946 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं सुजान सागर बिहारी जी, विरह वारिस बोधा, आलम केली आलम, रस विलास देव। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह सही सुमेलित नहीं है। सुजान सागर बिहारी जी की नहीं अपितु रीति मुक्त कवि घनानंद की काव्य रचना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिरे आइयो खेलन होरी। पंक्ति का रचयिता कौन है? इसके ऑप्शंस हैं पद्माकर, घनानंद, बिहारी, रत्नाकर। दोस्तों,
नयन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति पद्माकर जी की है। यह पंक्ति इसके ऑप्शंस में से ए सही है, पद्माकर जी की रचना है ये। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं युगवाणी, झरना, लहर, आंसू। दोस्तों, युगवाणी जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है युगवाणी। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। बाकी झरना, लहर, आंसू यह सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में उर्वशी, कामायनी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है? निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है? इसके ऑप्शंस हैं अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। दोस्तों, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है यह ऑप्शन नंबर बी यह अर्था अलंकार है। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ, नागार्जुन। दोस्तों, तुम्हें सौंपता हूँ यह रचना 1985 ईस्वी में त्रिलोचन द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप पर कौन सा अलंकार होगा? इसके ऑप्शंस है रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं बघेली, कन्नौजी, ब्रजबोली, बुंदेली। तो दोस्तों, पश्चिम की तरफ ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं, मगर बघेली जो है ये पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। यह पश्चिमी उपभाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं क, ट, त, च। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा च। यह तालव्य है। क कंठ है। ट जो है आप समझ सकते हैं, ट को हम लोग मूर्धन्य, त, री, श, र ये सब मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। और त है दंतोष्ठ है, दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि की रचनाओं में पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। दोस्तों, शुद्ध खड़ी बोली का प्रारंभिक नमूना आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की पहेलियों में प्राप्त होता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम यमीनुद्दीन अमीर खुसरो है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं खजाना, शब्द संग्रह, खजाना और दूरी, दूरी और शब्द संग्रह, शब्द संग्रह और खजाना। दोस्तों, कोश पहले वाले कोश का अर्थ होता है, पहले वाले कोश का अर्थ होता है खजाना, और जो कोश बड़े स के साथ लगा है उसका अर्थ होता है शब्द संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
खजाना और शब्द संग्रह कोश कोश का सही शब्द अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं चंचला बिजली की पर्यायवाची, दामिनी बिजली की पर्यायवाची है, रमणी जी दोस्तों यही नहीं है, चपला भी बिजली की पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रमणी बिजली की पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, सही है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है, ये भी सही है। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं, ये भी सही है। मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी लिपि आसान है, यही गलत है दोस्तों। मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी लिपि अति कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग का अर्थ नहीं होता है। खग का अर्थ नहीं होता है। इसके ऑप्शंस हैं पक्षी, आकाश, बाण, तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकाश। खग का अर्थ नहीं हो सकता। पक्षी, बाण, तारा सब हो सकता है मगर आकाश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगती जगती की मूक, जगत जगत की मूक प्यास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसके ऑप्शंस हैं यमक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, दोनों शब्दों का शब्द सेम है मगर अर्थ अलग है, वैसे ही इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं 8, 7, 4, 2। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख से मिलता है। तो इसका इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। दोस्तों देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य के राजा जयभट्ट के शिलालेखों से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द नहीं है। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं नया, अभी, तब, जब। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नया। इसको आप नई, नए बदल सकते हैं मगर अभी, तब, जब को नहीं बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों कवयत्री, कवयित्री, कवियत्री, कवित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं शाब्दी व्यंजना, लक्षणा, व्यंजना, अविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अविधा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं।